नमस्कार दोस्तों, अंग आईएएस पीसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं उदयकांत और आपके सामने आज ऑडिटर का जो मेंस एग्जामिनेशन हुआ जीएस का फर्स्ट पेपर का, उसके क्वेश्चन के साथ में उपस्थित हूं। इसमें इस विश्लेषण के साथ कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में प्रश्न रहा है, क्या किसी तरह से इसमें परिवर्तन है। तो हाँ, थोड़ा बहुत परिवर्तन भी है। प्रश्न का नेचर इंडिकेट कर चुका है 67th बीपीएससी जीएस मेंस के लिए, और इन सारी चीज़ों का कि किस प्रकार से आगे और बदलाव होने की संभावना है, उन सारी चीज़ों पर हम लोग बातचीत करेंगे आज। तो देखिएगा दोस्तों, आपको पता होगा कि जीएस फर्स्ट पेपर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें मुख्यतः 3 सेक्शन होता है, और 3 सेक्शन में से फर्स्ट सेक्शन जो है आपका हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का होता है। इसके बाद सेकेंड सेक्शन जो होता है उसमें करेंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन होता है, और थर्ड जो होता है स्टैटिस्टिक्स का होता है। तो इसमें देखते हैं कि किन चीज़ों में थोड़ा बदलाव देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, तो देखिएगा, जो हिस्ट्री फर्स्ट सेक्शन जो खंड 1 दिख रहा है दोस्तों, पहले यहाँ अमूमन देखेंगे तो कुल 6 प्रश्न यहाँ से पूछा जाता था, और 6 प्रश्न में से आपको 3 प्रश्न का जवाब देना होता था। लेकिन इस बार जो ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें से कुल 4 प्रश्न का ही विकल्प आपको दिया गया है, और उसमें से 3 प्रश्न का जवाब देना है। तो ये थोड़ा सा बदलाव दिख रहा है, और आगामी आने वाले एग्ज़ाम के लिए एक खुला संकेत है कि जिस तरह से हिस्ट्री को लोग आड़े हाथ लेते थे, आर्ट एंड कल्चर को, तो आपके पास बहुत ज़्यादा विकल्प देने वाला नहीं है। हाँ, भले ऑडिटर है, लेकिन आपका दोनों का जीएस का सिलेबस एक ही है। और इसमें से देखिए, प्रश्न का प्रकृति देख लीजिए, प्रश्न किस प्रकार से पूछा है, इसमें भी थोड़ा ट्विस्टेड है। देखिए, अमूमन जनजाति आंदोलन से 2 प्रश्न पॉपुलर है। आपको पता होगा कि एक संथाल विद्रोह और एक जो है मुंडा। लेकिन यहाँ से ना तो संथाल है ना तो मुंडा है, लेकिन प्रश्न वही है। लेकिन आपको थोड़ा सा अच्छे कॉन्सेप्ट और एक समझ की डिमांड करती है इस प्रश्न में। प्रश्न देखिएगा, जनजातीय आंदोलन को नीचे से उभरते इतिहास के रूप में देखा जाना चाहिए। 19वीं शताब्दी के भारत में चले आंदोलनों के लक्ष्यों और उसके स्वरूप की व्याख्या करें। हालांकि क्वेश्चन ईजी है, परंतु जो आर्ट एंड कल्चर को 10 दिन का सब्जेक्ट समझते थे कि अरे ये तो रटे रटाए प्रश्न आते हैं यहाँ से, और उसको 5 दिन या 10 दिन में अब 10 टॉपिक कर लेंगे तो वहाँ से प्रश्न लिखा जाएगा, क्योंकि पहले 6 विकल्प भी दिया जाता था कि 6 में से 3 लिखना है। लेकिन अब ये डिमांड, यदि आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट पता है कि यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है, कि जिस समय जनजातीय आंदोलन स्टार्ट हुआ उस समय भारत में कोई भी संगठित आंदोलन नहीं होता था अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन जनजातियों के द्वारा एक नीचे लेवल से आंदोलन का आरंभ इन्होंने किया। और फिर देखिएगा कि जो इनका आंदोलन 19वीं शताब्दी में हुआ, एक से एक देखेंगे, तो उसमें से जनजातीय आंदोलन के लक्ष्य क्या थे, क्या लक्ष्य थे। तो लक्ष्य क्या था, वो आज़ादी, देश की आज़ादी का लक्ष्य नहीं था, बल्कि जो जंगल से जुड़े इनका जनजीवन था, और उनमें अंग्रेज़ों का जो हस्तक्षेप है, चाहे आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो, विभिन्न प्रकार का जो हस्तक्षेप हुआ, जंगल, ज़मीन और जल पर जो अधिकार एक परंपरागत तरीके से जनजाति लोग मानते थे, उसके अधिकारों में दखल दिया गया। तो इन्होंने उससे मुक्ति के लिए आंदोलन किया, और उसके करैक्टर के बारे में पूछा जा रहा है कि उनका क्या मतलब नेचर था, स्वरूप था। तो इस तरह से एक प्रश्न आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। अगला देखिए प्रश्न, दूसरा नंबर का प्रश्न देखें, क्या आप समझते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्वविहीन आंदोलन था? बिहार में इस आंदोलन की प्रगति पर प्रकाश डालिए। बहुत ईजी प्रश्न है, बशर्ते आपको ये जानना पड़ेगा कि जैसे ही मतलब, अब देखिएगा, क्रिप्स मिशन आया, इसके बाद फिर गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा, और सेकेंड वर्ल्ड वार में जो परिस्थितियां उभर करके सामने आ रही है, और फिर गांधी जी ने अब ये प्रण किया है कि अब हमें एक बड़ा नेशनल मूवमेंट छेड़ना है। और इसके लिए देखिए, ग्वालियर टैंक मैदान में उन्होंने डू एंड डाई का नारा भी दिया, और भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया। लेकिन उसी दिन 0 आवर के तहत सारे बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, और
जितने भी नेता थे, चाहे बिहार के हो या नेशनल लेवल के बड़े नेता थे, सारे जेल में थे। और जितने भी इस मूवमेंट से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने स्वतंत्र तरीके से, मतलब बिना नेतृत्व दिए हुए जैसा मनाया वैसा आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। हाँ, बिहार में इसकी प्रगति जो है बड़ा ही व्यापक और एक तरह से कहें कि कुशल तरीके से नेतृत्व किया गया। खास करके जयप्रकाश नारायण की भूमिका, आज़ाद दस्ता की भूमिका को देखा जाए तो इन सारे चीज़ों पर आपका एक गहरी समझ की डिमांड करती है, तभी इस प्रश्न को आप अच्छे से लिख पाएंगे। 2 प्रश्न हो गया दोस्तों। अगला हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न को देखें तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के दर्शन में मानववाद का विश्लेषण, यह भी बहुत इजी है। मैं इजी बता रहा हूँ, मेरे नज़र में इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं हिस्ट्री का खुद स्टूडेंट हूँ और अच्छे तरीके से बारीक तरीके से इस प्रश्न के प्रकृति को और या क्या इसका प्रश्न का डिमांड है उस चीज़ को समझ पा रहा हूँ। लेकिन जो हिस्ट्री बैकग्राउंड के से नहीं है उसके लिए मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा समझ की डिमांड कर रही है। रविंद्रनाथ टैगोर के दर्शन के मानवतावाद, जो उनका दर्शन है उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। और मानवतावाद देखिए, उन्होंने तत्कालीन समय की जो कंडीशन है, क्योंकि जिस तरह से मानवीय गरिमा तार तार हो रही है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, और मानवता जो खंडित किया जा रहा है, चाहे अंग्रेज़ों के द्वारा हो या तो अन्य लोगों के द्वारा हो, उनसे जुड़ी हुई उन्होंने बातें कही है। और उन्होंने खुद जो है क्योंकि उनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है रविंद्रनाथ टैगोर का, इनके पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर जो कि खुद जो है ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए थे, और फिर इनके दादाजी जो द्वारकानाथ टैगोर थे वो बड़े जमींदार थे। उनका पारिवारिक बैकग्राउंड जो रहा है इसी तरह का है। मानवतावाद से संबंधित जो उन्होंने सिद्धांत दिया है वो एक गहरी समझ की डिमांड करती है। आपको कम से कम ये 350 वर्ड में लिखना था। तो ये देखिए 3 प्रश्न हो गए आपके सामने। और लास्ट प्रश्न आपका जो दिख रहा है हिस्ट्री में, मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना करें। आसान प्रश्न है, ऑलरेडी लोग गेस करके जाते हैं यहाँ से। तो ये एक आपका जो है फ्रीली और लिखने लायक क्वेश्चन, जो सिंपल साधारण स्टूडेंट हैं या तो जिनकी गहरी समझ है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आसान प्रश्न है यहाँ से क्या। लेकिन 4 ही विकल्प दिया गया है, 4 में से 3 प्रश्न को लिखना है। ये आपका इस बार का थोड़ा सा परिवर्तन है। थोड़ा हम लोग सेकंड सेक्शन को देख लें, करेंट अफेयर्स में क्या डिमांड कर रहा है। तो यहाँ भी देखिए कॉन्सेप्ट बेसिस है। 66 का यदि आप पेपर को देखें तो उसी प्रकार का पेपर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। इसमें देखिएगा कि जो टोक्यो में क्वाड का सम्मेलन हुआ, वहाँ पे हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क का गठन किया गया था, जिसमें जो हिंद प्रशांत क्षेत्र के जो 13 कंट्री हैं उनको मिला करके इस संगठन का नींव रखा गया था। और उससे जुड़ी हुई जो आर्थिक सहयोग से संबंधित तो उसका लाभकारी पक्ष ये पूछा जा रहा है। इजी प्रश्न है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है तो उसके लिए थोड़ा सा घुमावदार हो सकता था। इसके अलावा देखिएगा जो 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से दोस्तों मैं बता दूँ, यहाँ पिछले की तरह बीपीएससी की तरह ही 5 प्रश्न जो पूछा जाता है उसमें से 3 प्रश्न का जवाब देना है। यहाँ ठीक है, हिस्ट्री वाले सेक्शन में थोड़ा रिफॉर्म्स किया था। चलिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कोल्ड चेन प्रणाली से आप क्या समझते हैं या क्या इसका अभिप्राय है? इस प्रणाली के अत्यधिक प्रयोग से भारत किस प्रकार अपने स्वास्थ्य देखरेख की ढांचे को सशक्त कर सकता है? देखिए प्रश्न क्यों पूछा, ये कोविड से जुड़ा हुआ प्रश्न है दोस्तों। जिस प्रकार से कोविड वैक्सीन, और देखिए लोगों को तो पता भी नहीं था, एग्ज़ाम हॉल में कई लोगों का दिमाग चकराया होगा और बाद में लोग देखने के बाद आसानी हो जाता है। तो ये क्वेश्चन जो डिमांड कर रही है कोविड से जुड़ा हुआ है, और जिस प्रकार से भारत जो है वैक्सीनेशन के क्षेत्र में आप देखेंगे कि मेडिसिन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो इसमें वही वैक्सीनेशन को ध्यान में रख करके ये जो यूनिसेफ है इसके द्वारा बहुत सारे वैक्सीनेशन किया जाता है। और वैक्सीन रखने का एक ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए जिससे कि वैक्सीन ख़राब ना हो, क्योंकि दूर दूर तक जो है इसका सप्लाई होता है, अन्य देशों में होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस तरह से वहाँ पे उसकी ऐसा तापमान होना चाहिए, ऐसा कोल्डनेस होना चाहिए जिससे कि उस वैक्सीनेशन का जो चीज़ों को इसको अच्छे तरीके से रखा जा सके, और फिर उसको जो है स्वास्थ्य से जोड़ करके ये पूछा है। बहुत टफ प्रश्न है, इसको आप लोग देखेंगे। अगला हम देखते हैं कि जैसा कि सभी को ये बात गेस था, और मैंने जो गेस क्वेश्चन जारी किया था इसी चैनल पे, उदयकांत ऑफिशियल चैनल पे, मैं करंट का लगभग सारे टॉपिक दिया था, वहाँ से बाहर नहीं है दोस्तों, वहीं से है। ये 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है उसको छोड़ दिया जाए तो
रसिया यूक्रेन का जो संघर्ष चल रहा है उसमें आयात निर्यात व्यवस्था पर पड़ने वाले वर्तमान और दूरगामी परिणाम के बारे में पूछा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और इससे होने वाली हानि और उसके क्षतिपूर्ति के लिए क्या उपाय सुझा सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, यदि आपने सही तरीके से तैयारी किया है तो ये प्रश्न बनाने लायक था। अगला हम लोग देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न। तो यहाँ भी एक देखिए घुमावदार प्रश्न पूछा है, कई लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाए। कार्बन कृषि से आप क्या समझते हैं? यह प्रक्रिया किस प्रकार से कृषि प्रणाली बनाम जलवायु परिवर्तन को बदल सकती है? कई लोग जो है इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग से जोड़ रहे थे। इसके बाद फिर देखने को मिला कि ये किस प्रकार से जो कार्बन जो जो कार्बनिक एग्रीकल्चर होती है और कार्बन से मुक्त करने के लिए और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एक अच्छा विकल्प है फार्मिंग का। उस कार्बन फार्मिंग के बारे में जिक्र कर रहा है। ये भी टफ है, ये भी बनाने लायक नहीं था क्योंकि इतना मैटर नहीं है लिखने लायक वहाँ पे। तो यहाँ देखिएगा कि किस प्रकार से आपका जीएस सेकेंड सेक्शन का जो आईआर और फिर करेंट अफेयर्स का सेक्शन है, 2 प्रश्न तो आपका बिल्कुल टफ कहा जा सकता है। हाँ, ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए थोड़ा आसान हो सकता है, अदरवाइज दूसरे जो सब्जेक्ट के स्टूडेंट होंगे उसके लिए थोड़ा सा घुमावदार प्रश्न है। घुमावदार ही नहीं, बहुत ज़्यादा घुमावदार है। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसके अलावा देखें कि हम लोग 9वां क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें भारत के 14वें ब्रिक्स सम्मेलन 2022 में उच्च स्तरीय साझेदारी क्रियान्वयन में किस प्रकार सहयोग दे सकता है, जबकि वह इसी समय चीन के विरुद्ध क्वाड की गतिविधियों में भी सक्रिय है, का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि जिसने ब्रिक्स को पढ़ा है और क्वाड को समझता है, इसमें यही देखिए समझना क्या है कि जिस प्रकार से देखिए भारत ब्रिक्स का भी मेंबर है और ब्रिक्स के सम्मेलन में भी पार्टिसिपेट करता है और वहीं क्वाड का भी ये मेंबर है। और जो क्वाड बना है चाइना के विरुद्ध में बना है और उसमें ब्रिक्स में चाइना भी है। तो ऐसी स्थिति में दोनों जगह पे किस प्रकार से सामंजस्य बिठाएगा और दोनों वहाँ के एक्टिविटी जो चल रहा है उसको जो है आलोचनात्मक रूप से मूल्यांकन करें। यह समझ की बात करती है, रटे रटाए यहाँ पे एक भी क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई दिया। हाँ, इस बार के जो प्रश्न हैं इसमें देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन जो है जो कंबाइंड जो पाई चार्ट और फिर टेबुलेशन वाला जो है चीज़ है इसको यहाँ पे देखने को मिला, बड़ा इजी है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे बार डायग्राम है, बहुत ईजी है, लग रहा है 67 वाला के तरह ही एक क्वेश्चन का यहाँ पे कॉपी दे दिया गया है। फिर लाइन डायग्राम ये भी ठीक है और टेबुलेशन भी इस बार पहली बार लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद टेबुलेशन पूछा है और टेबुलेशन भी बहुत ईजी है। तो कुल मिलाकर के हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि ये ऑडिटर का एग्ज़ाम है और बीपीएससी ने मैसेज दे दिया है कि बीपीएससी बड़े स्तर युद्ध स्तर पर बदलाव करने जा रही है, रिफॉर्म्स करने जा रही है और समय रहते ही आपको सचेत हो जाना है। खास करके जो करंट अफेयर्स वाला जो सेक्शन है वहाँ पे देखिएगा कि 5 प्रश्न में आपके पास 2 प्रश्न तो बिल्कुल जो साधारण तैयारी करके गए होंगे उसके लिए आउट ऑफ माइंड है, वहाँ पे आएगा ही नहीं दिमाग में। यदि कुछ दिमाग में आ भी रहा है तो उतना लिखने के लिए मैटर नहीं है। अदरवाइज 3 प्रश्न आपके पास है, विकल्प छोड़ने के लिए नहीं है। इस बार हिस्ट्री में भी बदलाव किया है तो वक्त है, अभी भी 2 महीने का लगभग समय है। तो 67 में अच्छे तरीके से जुड़ जाइए और आप लोग तैयारी कीजिए। और इस चैनल पे मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और आप लोग यदि फरमाइश करेंगे तो और भी मैं टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। आप सभी को जुड़ने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।